बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ हमें वोट के रूप में देके गए। लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी स्टेजों पर मंच लगते हैं, हमारे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के मंच बना दिया। डीएम एसएसपी आपकी मदद थोड़ा या आपकी रखवाली करेंगे। फिर डीएम एसएसपी रानी का बेटा राजा थोड़ा बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको आप वोट दोगे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। आज आप लोगों ने मुझे ताकत तो दी मगर अधूरी ताकत दे रखी है कि संख्या में तो मेरे साथ हो, और जब समय आता है मुझे ताकतवर बनाने का तब आप किसी और के साथ चले जाते हो। पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को बताओ कि इस देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और इंसान को इंसान माना जाएगा। आज तो मेरे गरीब कार्यकर्ता आपके झूठे मुकदमे सह लेंगे, लेकिन कल जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? आपके ऊपर अन्याय करने वालों को सोचना पड़ेगा। आपका भाई ताकतवर हो रहा, मेरी बात को याद रखना। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं रजत निठारिया और भोकारेडी के सम्मानित ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सभी का धन्यवाद। भोकारेडी की सम्मानित जमीन, यहाँ उपस्थित सम्मानित लोगों, चलो अब आपसे बात हो। यहाँ और भी कपिल जी और तमाम लोग हमारे शीर्ष नेता हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा इस ग्रामवासियों का, क्योंकि उन्होंने अपना काम भी छोड़ा होगा, अपना समय निकाला होगा, अपने पैसे भी खर्च किए हैं, सब कुछ करके सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बीच आ जाऊं। मैं वास्तविकता में बहुत प्यार करता हूं और आना भी चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ये है कि जो महापुरुष कारवा अधूरा छोड़ गए, जिनमें जो समय समय पे भारत में संत गुरु महापुरुष जन्मे, महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और उनके बाद गुलाम भारत में, आजाद भारत में जो महापुरुष जन्मे, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके, अपने बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने समय की कुर्बानियां देके, अपने सुख सुविधाओं की कुर्बानियां देके हमें इन जानवरों के जीवन से निकाल के इंसानों जैसा जीवन दिया, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। तो उनका एक रुका हुआ कारवा है। उन्होंने अपने जीवन में इसलिए संघर्ष किया, अपना जीवन इसलिए बलिदान किया कि आने वाली पीढ़ियां इस देश में गुलामी का जीवन ना जिए, और जो अधिकार भारतीय संविधान सभी लोगों को देता है भारत के, उन अधिकारों का उससे जीने का अवसर इस देश के कमजोर वर्गों को भी मिले। कमजोर वर्ग यानी कि महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, सब लोगों को मिले। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, और मैं मानता हूं कि महापुरुषों का कर्ज हमारे ऊपर अभी है, क्योंकि महापुरुषों ने जिस उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान किया, वो उद्देश्य अभी पूरे नहीं हुए। जिस दिन वो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, उस दिन भारत में कोई भी असमान नहीं रहेगा। कैसे असमान? ना कोई सामाजिक रूप से असमान रहेगा, ना कोई आर्थिक रूप से असमान रहेगा, ना ही कोई धार्मिक रूप से असमान रहेगा, ना ही किसी बहन बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, ना ही किसी जो है गरीब को, कमजोर को सताया जाएगा, ना ही किसी की हत्या होगी, ना ही किसी की जमीन छीनी जाएगी, ना ही किसी के साथ शोषण होगा, और ना ही किसी को इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान की समस्याएं हो। जब ऐसा राज आ जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तब जाके महापुरुषों का सपना पूरा होगा। ऐसा भारत जब बन जाए, मगर ये ना तो ये तालियां बजाने से बनता, और ना ही किसी को गालियां देने से बनता, और ना ही रोने से बनता, ना चिल्लाने से बनता। ये बाबा साहब अम्बेडकर
अपने पूरे जीवन के संघर्ष का निचोड़ हमें वोट के रूप में देके गए कि भाई मैं तुम सब लोगों के हिस्से में वोट देके जा रहा हूं। इस वोट को जोड़ के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बना के अपनी सत्ता स्थापित करना, उस सत्ता के बलबूते जो परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में उनको दूर कर लेना। लेकिन क्योंकि हम लोग अभाव में रहने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, देखो इसका उदाहरण देखो, आज भी लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी स्टेजों पर मंच लगते हैं, हमारे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के मंच बना दिया। इससे पता लगता है कि हम गरीब वर्ग के लोग हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के मुझे जमीन पे भी सम्मान देते तो आपके लिए तो मेरे खून का एक कतरा भी जो है वो लगाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, मुजफ्फरनगर के बहुत पुराने साथी है और मैंने इनका संघर्ष देखा। मुझे मुजफ्फरनगर की जरूरत अगर सहारनपुर में पड़ी तो सहारनपुर में थे, और मुझे अगर दिल्ली में पड़ी तो दिल्ली में थे, और अपना लोहा बनवा के आए। मैं मुजफ्फरनगर के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, पूरा एक साथियों का, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ी इन्होंने मेरे सम्मान की रखवाली की। और जब जिला पंचायत चुनाव आया तो भी मुझे यहां से 6-7 मेंबर जिता के एक बेटे को विश्वास कराया कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो समाज आपका साथ जरूर देगा। मैं अपने जिला पंचायत सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, जो साथी यहां हैं, कि आपको जिला पंचायत समाज ने इसलिए बनाया है कि आप उनके बीच में रहो और उनकी जो समस्या है का आप हल करा सकते हो। जो भी विकास कार्य उनके क्षेत्र में कर सकते हो, अपनी बुद्धिमानी से वो करके दिखाओ। अगर आप ये रोते रहोगे कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं, तो मैं ये नहीं मानता। अपने अधिकार लड़के लेने पड़ते हैं, मांगने सिर्फ भीख मिलती है, छीनने पड़ते हैं। तो आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा करो, सिर्फ मुझे जो है शक्लें मत दिखाया करो। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उनको जो है अदा किया करो, क्योंकि कल जब मैं आपके लिए जाऊंगा वहां जनता के बीच पूछने के लिए, तो कहेंगे आपका जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद तो आया नहीं, फिर दूसरे लोगों में आप में फर्क क्या बचेगा। आपकी जिम्मेदारी यह है कि अपने अपने जिला पंचायत में जाया करो और वहां के लोगों के दुख दर्द सुना करो और उनके बीच में रहा करो। अगर काम भी नहीं करा पाते तो उनके साथ खड़े रहा करो, अगर उनको आपकी जरूरत पड़े तो उनके साथ रहा करो। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप इसको निर्वहन नहीं कर रहे तो अगली बार मैं भी आपके लिए वोट नहीं मांगूंगा, बिल्कुल साफ बात। लेकिन आज हम लोग यहाँ भोक्का रेडी में हैं। मैं जब सुबह उठता हूं तो अपने फोन में चेक करता हूं कि अन्य अत्याचार तो नहीं हो गया, कहीं रात में कहीं कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी। और जब मैं फोन उठा के देखता हूं या अखबार पढ़ता हूं, टीवी देखता हूं, तो मुझे पता लगता है कि कल जो है उस जिले में, कल जो है उस प्रदेश में जुल्म जातीय अन्य अत्याचार हो रहा। लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाए कि ये जुल्म जातीय अन्य अत्याचार रोने चिल्लाने से नहीं, ये जुल्म जातीय अत्याचार तब रुकेगा जब हम अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं जिस दिन से मैं संघर्ष में आया, ये विकास भी मेरे संघर्ष का साथी है। आज यहाँ अमरेश के पिताजी भी हैं। वो अमरेश जिसने 2 अप्रैल को यहाँ हमारी आजादी के लिए उस आंदोलन में बलिदान दिया था, मैं उस परिवार को भी नमन करता हूँ। उनके पिताजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे वीरों का नमन होना चाहिए। मैं यहाँ उन सभी साथियों को संघर्ष कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ जुल्म जातीय अन्य अत्याचार होता है, कई मामले, मांडले का मामला है और कई मामले, आप उससे कहते हो मदद कर दो। लेकिन मदद करने से बताओ, मैं क्या अभी कोई सरकार में बैठा हूं? क्या यहाँ हमारे विधायक बड़ी संख्या में है? क्या डीएम एसएसपी हमारे कैसे लगे हैं जो हमारी मदद करेंगे? वो तो हमारी मदद तब करेंगे जब आप अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे, जब आप मेरे ऊपर भरोसा करके और यहाँ मत देने का काम करोगे। फिर डीएम एसएसपी आपकी मदद थोड़ा या आपकी रखवाली करेंगे। फिर डीएम एसएसपी, भाई डीएम एसएसपी जो है वो सरकार ही तो लगाती है, ये लोकतंत्र है। रानी का बेटा राजा थोड़ा बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको आप वोट दोगे। और राजा बनाने के लिए आपको कोई तलवार थोड़े उठानी है, ना बंदूक उठानी, ना ही आपको जो है घोड़े और गधों में बैठ के लड़ाई लड़नी है, बस वोट देना है। आप हजारों साल से इस देश में अन्याय अत्याचार सहते रहे और भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस देश में लोकतंत्र आए 72 साल हो गए। आज भी आपकी जिंदगी नहीं बदली, आपको अच्छे मकान नहीं मिले, आज भी रोटी के लिए सुबह उठ के संघर्ष करना पड़ता है, आज भी बच्चों के इलाज के लिए उधार पैसे लेने पड़ते हैं, बेटियों की शादी के लिए जो है आपको
किसी साहूकार के यहाँ अपनी जमीन रखनी पड़ती है। आज भी अगर बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना हो तो आपको लोन लेना पड़ता है, उधार करना पड़ता है। ये सारी समस्या आपके सामने, जबकि इन सारी समस्याओं का हल जो है वो सत्ता है। हमारे लोग मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं मेरा साथ कम क्यों दे रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर कोई शक है? नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा गूंगे बहरों की तरह। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? एक हाथ से नहीं मानूंगा, दोनों हाथ उठाओगे तब मानूंगा। और वो जो ऊपर है उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं, क्या आपको अपने खून पे कोई शक है? क्या आपको उम्मीद नहीं कि जब मैं ताकतवर हूंगा तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा? बताओ, हैगा या नहीं ये उम्मीद आपको? बताओ मुझे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। मैं अपने माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप तो दूसरे लोगों को वोट दे दे के छक गए हो, चुनाव के बाद आता है आपके मोहल्लों में कोई? देखो, मेरी बात पे गौर करो मेरी माए बहने, ये तो मुझसे मेरे साथ ही रहते हैं, आप मुझे कहीं कहीं मिलती हो इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके गए, और कुर्बान करके वो ये बात कह के गए 56 में, क्या कह के गए? कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, अन्याय, आरोप, जुल्म जाति सह के इस कारवा को अपने अंतिम समय में कह के गए, और ये कह गए कि मेरी अंतिम इच्छा है ये। हम उनके बाबा के सपूत हैं या नहीं है? बताओ, चाहत उठा के। क्या हम बाबा साहब के मानने वाले हैं या नहीं है? बताओ। तो मुझे जवाब दो कि जब बाबा साहब अपने अंतिम समय में ये कह के गए कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार, अपमान, आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसको नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जान देना। आप मुझे जवाब दो आज बोक्का रेड्डी के और मुजफ्फरनगर के सम्मानित लोगों, कि अगर एक बाप अपने बच्चों को कह के जाए कि मेरी अंतिम इच्छा यह है, तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? अपने बाप की अंतिम इच्छा पूरी करे या अपने बाप के सपने को ठोकर मार दे? बताओ, क्या है जिम्मेदारी हमारे लोगों की? बताओ। वहीं तक के लोग बताओ जो वहां तक बैठे, बताओ अपने बाप के सपने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है या नहीं है? बताओ। तो भाई आप बताओ, इस देश में क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया जो आप चैन से घर बैठ गए हो? बस वोट देकर सोचते हो सरकार बन जाएगी, या एक दिन इकट्ठे होकर सोचते हो सरकार बन जाएगी? जिनसे मुकाबला है वो 5 बजे शाखा चलाते हैं, और हमारे लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा भी नहीं होकर ये सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे। फिर रोते रहते हैं 5 साल कि मेरी जमीन छीन ली, मेरे घर में बुलडोजर चल गया, मेरे यहाँ बेटी के साथ हो गया या माँ के साथ हो गया, यहाँ हत्या होगी, फिर ये रोते रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि जब कोई संघर्ष करता होता तब हम उसका साथ नहीं देते, और फिर क्या कहते हैं उनके जाने के बाद कि अगर बाबा साहब 10 साल जी गए होते तो आज हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो गई होती। अगर माननीय काशी राम साहब 10 साल जी गए होते तो हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो जाती। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तब बैठ के तमाशा देखते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आज आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कल मैं भी अपनी हिम्मत हार जाऊंगा। हारता इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं अपनी बहन बेटियों को और माओ बहनों के साथ अन्य अत्याचार देखता हूं, अपने बुजुर्गों के अपमान देखता हूं, तो मेरा दिल खोल उठता है। मेरे खून में जो है वो एक तरह की अजीब सी जो है झुंझुनाहट हो जाती है कि तेरे होते हुए अन्य अत्याचार हो रहा, तेरा क्या फायदा है। इसलिए मैं रोज अपने लोगों से कहता रहता हूं कि भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे, आपकी जवानी का क्या करूं मैं अगर हम यहाँ कामयाब नहीं हो रहे? बताओ। अगर आपके होते भी जब आप सड़क पे निकलते हो नीला झंडा लेके तो तमाम लोग पहचान लेते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब बहन बेटियों पर अन्य अत्याचार आपके बराबर के गांवों में, कस्बों में, जिलों में होता है तो फिर क्या करूं मैं? बताओ। आज आप लोगों ने मुझे ताकत तो दी मगर अधूरी ताकत दे रखी है कि संख्या में तो मेरे साथ हो, और जब समय आता है मुझे ताकतवर बनाने का तब आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो आप ये बताओ, मैं तो चाहता हूं कि आपके सबके पक्के मकान, आपके सबको बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज हो, और जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है वो आप लोगों को मिले। आपके घर कच्चे ना रहे, मेरी माँ बहनें पैसे के लिए किसी तरफ हाथ ना फैलाएं। मैं तो चाहता हूं, मगर करूं क्या? ये ताकत तो आपने आप बीजेपी के लोगों को दे रखी है। ताकत बीजेपी के लोगों को दोगे तो वो तुम्हें क्यों सम्मान का जीवन देंगे? बताओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी बैठे, अगर वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो और वास्तविकता में आपके अंदर महापुरुषों का दर्द है कि आप महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
आपको घर से निकल के गांव गांव में जाके लोगों को मेरी बात पहुंचा के जोड़ना पड़ेगा और उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने सबको मौका दिया, तो बताओ आपको अपने खून पे भरोसा क्यों नहीं? और अगर भरोसा है तो फिर साथ दो। आप ये बताओ, ये पेड़ देख रहे हो, ऐसा हो गया बिल्कुल अभी कि लंबाई तो खूब है, पहचान भी खूब है, लेकिन ताकत घुस रही है। तो कब तक मुझे ऐसा बना के रखोगे? क्यों मुझे शाम जैसा नहीं बनाते कि मैं आपको छांव भी दूं और फल भी दूं? क्यों नहीं बनाते बताओ? क्या मैंने आपको पिछले 7 साल में कभी निराश किया? कोई ऐसा आंदोलन बताओ, कोई ऐसा मसला बताओ जिसमें मैं खड़ा नहीं हूं। अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ राजस्थान में? यहां पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वहां राजस्थान में मैं गया, पुलिस के पास वो बच्चा गया कहने के लिए मेरी मदद करा दो, मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। नहीं करे मदद, 6 दिन तक वो घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके क्या लिखा उसमें कि भीम आर्मी के लोग आके मेरी मदद करें। बताओ, भगवान से ज्यादा लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हो। बताओ, पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को? बताओ क्यों है ये भरोसा? ये भरोसा आपके संघर्ष से है। आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो। धन्ना सेठ होते तो ये स्टेज इतनी ऊंची होती, और धन्ना सेठ होते तो हमारे राजकुमार सैनी जी वहां नहीं खड़े होते, वो मंच पे बैठे होते। तुमने छोटा सा मंच लगाया इज्जत देने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इज्जत ही है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान है, पढ़ लिख के कितने नौजवान घूम रहे? बताओ, हाई स्कूल पास कितने लोग हैं यहाँ नौजवान? बताओ, हाथ उठाओ जरा, बताओ। आधे नौजवान हाई स्कूल पास। नीचे करो, इंटर पास कितने नौजवान? जरा हाथ उठाओ। आप हाथ नीचे करके बताओ, सरकारी रोजगार वाले कितने लोग हैं यहाँ? बताओ, बताओ। तो ये सरकार पढ़ा रही है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि जब आपके घर में 50-60 हजार रुपए आएंगे सरकारी तनख्वाह, तो फिर आप नहीं करोगे किसी की। फिर जो है आप मजबूरी में जो है कच्चे मकान में एक टाइम की रोटी खा के नहीं सोओगे। सरकार चाहती है कि आप रोटी के लिए मोहताज रहो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको गिराने में लगे हैं और मैं आपके पीछे ढाल बन के खड़ा हूं कि अब ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए और वो सुख सुविधाएं जो अमीरों को मिल रही है वो मेरे गरीब समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जो इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को लड़ने से। मैं आपके बीच पैदा हुआ हूं और इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। आप जाओ शहरों में देखो, अमीर का कुत्ता भी देसी घी में रोटी खा रहा है और एसी में सो रहा है और गाड़ी में घूम रहा है। आपके पास कितने लोगों के पास गाड़ी है? मेरी माए बहने बताओ, है 4 पहियों की गाड़ी घर में? फिर भी संघर्ष नहीं करते हो। तुम पे कुछ है भी नहीं, फिर भी अपनी तरक्की के लिए संघर्ष नहीं करते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी, अगर वास्तविकता में बताओ मुझसे कितने लोग प्यार करते, जरा हाथ उठाओ जरा, मैं चेक करूंगा अभी कितने लोग हाथ उठा के रखते हैं। जो नहीं उठाते मैं भी ध्यान रखूंगा आपका। नहीं ठीक है, हाँ उधर भी मेरी बहनें हाथ उठाए। बताओ तो फिर मेरी मदद करोगे नहीं करोगे इस बार? देखो, मैं रोज रोज किसी गांव में नहीं जा सकता हूँ, जान के क्या कभी मैं आपको खाली बैठा मिलता हूँ? देखो, मैं आपसे एक अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं जब 16 महीने के लिए जेल में था ना, मेरी माँ मुझसे आके कहती थी कि ये तुझे जेल में मार देंगे। मैंने उनसे कहा था कि चाहे मैं मरूं या जीऊं, लेकिन अब मैंने अपना जीवन अपने समाज के नाम समर्पित किया। मैं 16 महीने एक रात ये जाग के सोता, ये सोने के पहले सोचता था कि अगर आज की रात कट जाएगी और मुझे मौका मिलेगा बाहर जाकर काम करने का, तो मैं अपने लोगों के दुख और आंसू पूछूंगा। आज लाखों माँ ऐसी हैं जो उम्मीद करती हैं कि चंद्रशेखर ताकतवर हो जाए तो हमारे दिन बदल जाए। आज हजारों लाखों करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो शाम मेरी लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करती हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दलितों में, ये पिछड़ों में भी है, ये माइनॉरिटी के लोगों में भी और ये अगड़ों में भी है। वो भी जानती है, समाज में भी रहने वाली महिलाएं, कि अगर यहाँ महिलाओं को कोई वास्तविक जीवन देगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेटा चंद्रशेखर आजाद है वही देगा। बाकी लोग तो सिर्फ जो है वो गुलामी बना के रखना चाहते हैं। उनके अंदर भी मेरे प्रति जो है सम्मान है और आप भी मेरे लिए जान देने को तैयार। तो क्यों हम मिलके जो है एकता बना के क्यों अपने काम को मजबूत नहीं करते? जो लोग यहाँ नीले पटके पहने बैठे हैं, इसकी कीमत समझते हो नहीं समझते हो? क्या आज बहनें तुम पे भरोसा नहीं करती नीले पटके को देख के? तो फिर अब गांव गांव जाके मेहनत करने में कितने लोग साथ दिखाओगे? बताओ हाथ उठा के। नहीं, झूठे मत उठाओ, सतपुरुषी का गुरु घर भी है, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं मिलते।
हाथ नीचे करो। वही उठाओ जिसके मन में दर्द है, जो समाज को परिवार मानता है, जो कुछ करके दिखाना चाहता है, जो इन गुलामी की बेबसी की पेड़ियों को काट देना चाहता है और जो चाहता है सम्मान स्वाभिमान का जीवन, वही हाथ उठाओ। तो बस तुम्हें काम बता दूं फिर अब। देखो मैं समझता हूं तुम सब पे 4 पहियों की गाड़ी तो नहीं होगी, हो सकता है तुम पे कुछ लोगों पे मोटरसाइकिल भी ना हो, ये तो है। अपने पैरों का यूज करो, अपने आसपास के 10 गांवों में जाकर मीटिंग करो और मीटिंग करके उनके हालात देखो, उनकी समस्या पूछो और उनको कहो कि ये समस्या दूर हो जाएंगी अगर आप हमारा साथ दोगे। अपनी बात बताओ, अपने समाज को इकट्ठा करो और गांव-गांव में जाके इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। मुजफ्फरनगर इतना सारा, आपकी संख्या इतनी सारी है, जाके अपनी बात पहुंचाओ और समाज में बताओ कि अगर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो आज हम लोग कहां होते। और ये भी बताओ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संविधान को निस्तानाबूद कर देना चाहती है। आप सोचो और समाज को जागरूक करो, होशियार करो कि अगर भारतीय संविधान नहीं रहा तो मुझे कौन मंच पे खड़ा होने देगा। हमारी संख्या चाहे कितनी हो, जब अधिकार नहीं रहेंगे, जानवर इस देश में कितने, कौन सा जानवर खड़ा होकर मंच पे भाषण देता है क्या कोई? भाई शेर देखा आपने भाषण देता कभी? कोई भाषण नहीं देता। इंसान को इतना अवसर दिया भारतीय संविधान ने, तो आप मुझे बताओ ये समाज को अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो तैयार कैसे होंगे, होशियार कैसे होंगे? अपनी बहनों को, माओ को, जो हमारे लिए जान भी छिड़कते, उनको जाकर समझाओ। जब आप ये काम करोगे तभी आपकी ताकत बनेगी, क्योंकि शक्ति जो है ना वो संगठन में। आप बताओ कितने लोग गांव-गांव में जाकर मीटिंग क्या करेंगे बताओ? फिर झूठे हाथ उठा रहे हो, क्योंकि सब उठाते तो लगता है झूठे, आधे उठाए कम उठाए तो समझ आता है कि सच्चे हैं। बताओ कितने लोग गांव-गांव में जाकर मीटिंग करके मेरी बात को पहुंचाओगे? चलो अब आखिरी बात सुनो, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है। ये महापुरुषों का मिशन है और ये ईमानदारी से चलेगा। इसे सींचने के लिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई है। आजाद तो देश 1947 में हुआ, लेकिन हमें आजादी मिली 1950 में, जब संविधान लागू हुआ और हमें बराबर के अवसर मिले, समानता की बात आई। तो उस आजादी को बचाए रखने के लिए, यानी कि एक नई क्रांति को जन्म देने के लिए हमें अपने खून से इस मिशन को सींचना पड़ेगा। क्या आप अपने महापुरुषों के मिशन को खून से सींचने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 साल के लिए मेरा साथ दो। मैं आपसे 1000 साल, 500 साल नहीं मांग रहा हूं, मात्र 10 साल मांग रहा हूं। 10 साल एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो 10वीं पास नहीं होता। मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, अपने गुरु घर में खड़ा होकर, कि 10 साल आप मेरा साथ दो, मैं आपको 11वें साल का मौका नहीं दूंगा। मैं दिल्ली की गद्दी पे झंडे को लेके जाऊंगा, मान्यवर काशीराम साहब के झंडे को। मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि किला पलट दूंगा। मैं आपको ये कहता हूं कि इस देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और इंसान को इंसान माना जाएगा। जाति, धर्म, मजहब के नाम पे, पशु के नाम पे किसी की हत्या नहीं होगी और कोई गैर बराबर नहीं रहेगा। जितने अडानी अंबानी को मोदी जी ने देश को बेच बेच के संपत्ति दी है, मैं गारंटी देता हूं कि पहले दिन उसका राष्ट्रीयकरण करके हम लोग जो है वो पूरी संपत्ति देश के नाम लौटा देंगे और ये जो पूंजीपति है इनको जो विशेष दर्जा देंगे, इनको भी जो है सम्मान देंगे। लेकिन आजाद भारत में आप गरीब क्यों कभी आप सोचते हो? आप गरीब इसलिए हो क्योंकि अभी मैं भारत पाकिस्तान उसका इंग्लैंड का मैच देख रहा था, जो सेमीफाइनल हुआ। आपने देखा नहीं देखा? हाँ, तो जब वो हो रहा था तो मैंने एक दिन पहले ज्योतिष साहब को भी सुना। 11 ज्योतिष साहब बैठ के बता रहे थे कि सारे योग देख लिए हैं, भारत ही जीतेगा। अंत भारत हार गया, अंत भारत हार गया। तो जब अगर तुम भाग्य के भरोसे रहोगे ना, किस्मत के, तो आपके हिस्से में हार आएगी और जिस दिन आप मेहनत करोगे ना तो आपके हिस्से में जीत आएगी, क्योंकि मेहनत कभी छिपती नहीं है। अगर आज एक गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहां खड़ा बोल रहा है और आप उसके लिए जान देने को लिए तैयार है, तो ये सिर्फ मेहनत की देन है। अगर मैं धन्ना सेठ होता तो हो सकता है आप 4 घंटे मेरा इंतजार नहीं करते, कहते हैं आंदे भाई हम तो अपने घर जा रहे हैं। बताओ होता है नहीं होता? बताओ आज आप अपने साधन से आते हो, ये क्या पैसे बुलाएगी भीड़? बताओ क्या किसी एक को बुलाने के लिए भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या गाड़ी या मोटरसाइकिल भेजी क्या? बताओ। ये आपके प्यार का वो है और मैं अपने लहू का आखिरी कतरा और जीवन के अंतिम सांस तक आपके प्यार का कदरदान रहूंगा और इस एहसान को चुकाने का काम करूंगा कि आपने गरीब के बेटे को आगे बढ़ने की ताकत दी। लेकिन आपको मेरे जैसे सैकड़ों लोग तैयार करने पड़ेंगे। क्या आपके अंदर तैयार ये मन है कि हम सैकड़ों लोग तैयार कर दें?
बताओ मन है या नहीं है सैकड़ों लोग तैयार करने का? क्या अकेला चंद्रशेखर इस लड़ाई को जीत सकता है? तो फिर अपने अपने जिलों में चंद्रशेखर तैयार करो, अपने अपने गांव में कस्बों में तैयार करो। अगर खतौली चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग मदद करने के लिए आओगे नहीं आओगे बताओ? वो पैसे पे वर्कर लाएंगे, मेरे पास पैसे वाले वर्कर नहीं है, मेरे पास तो स्वाभिमानी संघर्षशील वर्कर हैं, अपने साधन पे आना पड़ेगा। आओगे? अगर गरीब प्रत्याशी आता तो आपको वो रोटी भी नहीं खिलाएगा, अपनी रोटी खा के आओगे नहीं आओगे बताओ? ऐसा तो नहीं हो तुम तेल की इंतजार करोगे वहां। मैंने तय किया अगर पार्टी का फाइनल डिसीजन हो गया तो मैं 3 दिन अपने इन पैरों के बदौलत पूरे खतौली विधानसभा पैदल पैदल घूम के अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगूंगा। अब फिर कह रहा हूं, सरकार के लोगों को भी कह रहा हूं, मुकाबला इस बार गलत आदमी से पड़ गया तुम्हारा, याद रखना। पिछले चुनाव में आया था, आपने खूब मुकदमे किए थे, करो मुकदमे। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। मैं इन सारे मुकदमों को अपने कार्यकर्ताओं के वापस करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ये सब झूठे मुकदमे हैं। लेकिन याद रखो कि अगर आप सरकार के इशारे पे झूठे मुकदमे दर्ज करोगे तो कानून ये कहता है कि कोई अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो याद रखना, आज तो मेरे गरीब कार्यकर्ता आपके झूठे मुकदमे सह लेंगे, लेकिन कल जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा कि आपको किसी गरीब पे झूठे मुकदमे नहीं करने देंगे। बाकी इनको आदत है, इनको क्रांति करनी है, मुकदमे भी झेलेंगे। जेल से डर तो नहीं लगता है मुकदमों से? जब कामयाबी की तरफ बढ़ोगे तो और मुकदमे होंगे, घबरा तो नहीं जाओगे? चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से यहाँ पहुंचे सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद, बुक्का रेड्डी के आम जनमानस का धन्यवाद, मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद। ठंड हो रही है इसलिए छोड़ रहा हूं कि आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। याद रखना, आपके ऊपर उठने वाली हर अन्याय के बाद ये देश को जवाब देने के लिए आपका भाई जिंदा है, ये बात याद रखना। और जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तो खुली सांस, खुली हवा में जियो सांस लेके। आपके ऊपर अन्याय करने वालों को सोचना पड़ेगा, आपका भाई ताकतवर हो रहा है, मेरी बात को याद रखना। देव करेड़ा जी